नमस्कार। आज हमारे इस सभा में एक चर्चा हो रही है कि भारत का जो संविधान है ये युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है या नहीं। इसमें हमारे बीच में जो भाग ले रहे हैं शैलिका जी हैं और भुवनेश्वरी जी हैं और अभी हमारे बीच में एक नवयुवक साथी भी आने वाले हैं, आयुष चौबे। तो मैं पहले शैलिका जी से पूछूंगा कि आप बताएं कि जो संविधान हमारे निर्माताओं ने संविधान की रचना की, इसमें कितना युवाओं को फ़ायदा हुआ और कितना फ़ायदा नहीं हुआ। इसके पक्ष और दोनों विपक्ष के बारे में, दोनों के बारे में बताएं धीरे धीरे। नमस्कार। जैसा कि बाबा ने बताया कि हमारा आज का विषय है कि संविधान, भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है या नहीं, इस विषय पर हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं कुछ पक्ष की बातें कहना चाहूँगी कि हमारा भारत का संविधान किस तरह से युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। तो जब हमारा भारत के संविधान कोई भी चीज़ जब उन्नति करता है कि जब उसके युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है, तभी हम प्रगति की और आगे अग्रसर होते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं की सभी आकांक्षाओं को पूर्ण करें। और भारत का संविधान का निर्माण इसलिए किया गया था कि क्योंकि हमारे नागरिकों की, युवाओं की कुछ आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी। क्योंकि हमारे भारत का युवा जो था उस समय पर समानता मांगता था, मतदान का अधिकार मांगता था और वो कहता था कि वो चुनाव में तो भाग ले और उसका जो है प्रतिनिधित्व भी कोई करे, और वो अपना जो है शिक्षा का अधिकार चाहता था और बहुत सारे अधिकार का वो वर्णन करता है। तो इसी तरह से हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी जब हमने देखा कि सभी देशों का अपना अपना संविधान है और सभी देश जो है धीरे धीरे कर विकास की ओर अग्रसर है। क्योंकि एक व्यवस्थीकरण के लिए हमें आवश्यक होती है कि हम संविधान का निर्माण करें, नियम और कानून की व्यवस्था करें, प्रावधान का निर्माण करें और जो भी गुनहगार है उसको सजा दिलाए। क्योंकि जो भी गलत करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। तो इस तरीके से भारत के संविधान के निर्माताओं ने उसका निर्माण किया, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने एक गहरी भूमिका निभाई थी। जब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है, हमारे मौलिक कर्तव्य देता है। परंतु आज जो कहते हैं कि भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षा पे खरा नहीं उतरा, तो फिर यह क्यों नहीं सोचते कि भारत के संविधान की वजह से ही आज हमारे पास समानता है, आज हमारे पास हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भावना तो होती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम एक हैं और एक भूमि से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अधिकार है और बहुत सारे कर्तव्य हमारा भारत का संविधान देता है। हमारे पहले के समय में जो हमारे भारत के संविधान की वजह से ही जो लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति थी, उन संपत्ति को छीना गया, उन संपत्ति से उनसे लेकर जो है गरीब वर्गों में एक तबके में बांटी गई थी। तो भारत के संविधान की वजह से बांटी गई थी। तो तब भी तो हमारा भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा था। अगर हमारा युवा ही भ्रष्ट है तो भारत का संविधान क्या करेगा। एक तरफ हमारा देश का युवा यह कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाता है, और वही वह जो है कभी भी जो सड़कों पर मोर्चा लेकर निकल पड़ते हैं, कहीं भी हम जो है हिंदू मुस्लिम नाम के ऊपर दंगे होते रहते हैं। तो अब कहते हैं कि भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षा पर खरा नहीं उतरा। तो क्या वह इस तरीके से खरा उतरेगा कि आप दंगे कर रहे हो तो आपको दंगे करने दे, अगर आप हिंदू मुस्लिम के जो वाद विवाद कर रहे हो तो आपको वो करने दे? क्या ऐसे भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षा पर खरा उतरेगा? ऐसा नहीं होता। अगर भारत का संविधान कुछ प्रावधान बनाता है जिसके कारण देश का विकास हो, क्योंकि देश का विकास होगा तभी सभी नागरिकों का विकास होगा। जब हम किसी वर्ग को नहीं लेकर सभी को लेकर चलते हैं, तभी एक हम आधार स्तंभ खड़ा करते हैं। क्योंकि भारत का युवा ही एक आधार स्तंभ होता है जो प्रगति का निर्माण करता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का जो युवा है, जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा हमारा संविधान नहीं करता। इसी संविधान के तहत कश्मीर के अंदर जो दंगे हुए थे, आप सभी को पता है कश्मीर के अंदर दंगे हुए थे, 370 की धारा लगाई गई थी, तब भी तो भारत का संविधान खरा उतरा था। और इसी के साथ साथ जब 3 तलाक की बात हुई थी, जो उन महिलाओं पर अत्याचार किए जाते थे, 3 तलाक लेकर उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया गया था। वहीं हम महिलाओं को देखते हैं उनका उत्थान किया गया। कहीं हम देखते हैं कि जो राज्य था उसको निकाला गया बाहर 370 धारा के तहत। इस तरीके से ना जाने कितने सारे ऐसे मुद्दे होंगे, कितने सारे ऐसे पहलू होंगे जिसके तहत हमारे संविधान के तहत लिए गए हैं, कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि क्या भारत का संविधान युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है या नहीं उतरा, तो मैं दूसरी तरफ के पहलू ही बताना चाहूंगी कि वो नहीं भी उतरा है। हम यह नहीं कह सकते कि भारत का संविधान पूर्णतः भारत के युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं समानता, अभी मैंने बोला समानता की बात, ठीक है, हमें कहीं ना
लाया। परंतु आज के दौर में, उस दौर की बात अलग थी, मैं उस दौर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस दौर की बात कर रही हूँ जब भारत के युवाओं की समानता की बात करते हैं तो समानता, किस तरह की समानता की बात करते हैं हम देखते हैं कि अनुच्छेद 26 हमें कहते हैं कि धार्मिक संस्थानों को प्रबंधन की आज़ादी है। किस प्रबंधन की आज़ादी है? परंतु भारत का संविधान प्रबंधन की आज़ादी देता है, तो उत्तरदायित्व क्यों सुनिश्चित नहीं करता? उत्तरदायित्व क्यों नहीं देता कि भारत की जो उनको धार्मिक संस्थानों को सभी के लिए एक आम सुविधा रखनी चाहिए? फिर क्यों वीआईपी सुविधा दी जाती है, क्यों विशेष सुविधा दी जाती है कुछ वर्गों के लिए? और समानता की बात करते हैं तो फिर तब अभी हाल ही में यूसीसी लागू हुआ, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया था, तब हमने क्यों नहीं देखा कि समलैंगिक जो लिव इन संबंध के बारे में बात हुई थी, चर्चा की गई थी, तो समलैंगिक लोग कहाँ गए थे? समलैंगिक लोग भी तो हमारे देश का युवा है, उनकी सुरक्षा के बारे में तो बात करनी चाहिए हमारे संविधान को, परंतु हमारे संविधान के अंदर समलैंगिक लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। लिव इन संबंध के बारे में नियम और कानून की व्यवस्था की गई, परंतु समलैंगिक लोगों के बारे में नहीं की गई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आज के दौर में हमें समानता का अधिकार है? धार्मिक संस्थानों से लेकर हम अगर आम जिंदगी में भी आते हैं, आम जीवन में भी आते हैं, तब भी हमें समानता नहीं मिलती कहीं ना कहीं। और दूसरी ओर अगर हम कहते हैं कि समानता मिलती है तो कैसी समानता मिलती है? और हम कहते हैं आज़ादी, हमें आज़ादी का अधिकार दिया है, हम खुली हवा में श्वास लेने का अधिकार दिया है, हमें मतदान का अधिकार दिया है, तो किस आज़ादी की बात करते हैं? हम उस आज़ादी की बात करते हैं जिन्हें कितने बलिदानों से हम लेकर आए थे, लाल लहू के चोलों में लेकर आए थे। और आज़ादी की इस दुल्हन को क्या तस्वीर दिखाई है इस संविधान ने? संविधान के लचीलेपन ने इतना कुछ हमें दिखाया है, कहीं पर हमें निर्भया का कांड दिखता है, कहीं हम देखते हैं कि बलात्कारियों की सजाएं माफ कर दी जाती हैं, कभी अफसरों को जेबों में रख लिया जाता है सिर्फ पैसों से, और कहीं हम आम आदमी की कहानी कहता है हमारा संविधान, कहीं कहता है गरीबों की कहानी। यही है हमारी तस्वीर भारत देश की, और यही हकीकत है हमारे संविधान की। जी हाँ, यही हकीकत है हमारे संविधान की आज के दौर में। पहले के दौर में संविधान खरा उतरा था, लेकिन आज के दौर में संविधान नहीं खरा उतरा। आज हमारा संविधान बदलाव मांगता है, आज हमारा संविधान युवाओं का उत्थान मांगता है, और आज हमारा संविधान कुछ ऐसे प्रावधान मांगता है जिसके तहत हम युवाओं को एक सही पथ दे सके। और हम जब कहते हैं कि मतदान का अधिकार है, वो मतदान का अधिकार अभी हाल ही में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 44% ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है जिनके ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज है, कहीं रेप के मुकदमे दर्ज है, तो कभी रेप के मुकदमे दर्ज है, कभी छेड़खानी के मुकदमे दर्ज है, और कहीं भ्रष्टाचार वाले मुकदमे दर्ज है। जब इतने मुकदमे, तो उसके बावजूद भी ऐसे 44% उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे होते हैं सही रूप से जीत हासिल करते हैं। तो क्या ये 44% उम्मीदवार 5% उम्मीदवार को सही कार्य करने देंगे? तो क्या फायदा हुआ हमारे लोकतंत्र का, क्या फायदा हुआ हमारे गणतंत्र का? और किस मतदान की बात करते हैं? वो मतदान जो कुछ चंद पैसों में अपना मत देकर आ जाते हैं। तो ऐसे मतदाताओं का क्या कर सकते हैं? और फिर हम कहते हैं कि हमारा संविधान खरा उतरा है, तो अगर खरा उतरा तो ये उत्तरदायित्व क्यों नहीं रखे गए कि सही रूप से चुनाव हो, अच्छी रूप से चुनाव हो, वैधानिक रूप से अधिकार दिया गया है, तो उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करने चाहिए थे हमारे संविधान को। इसलिए हमारा संविधान को यहाँ भी बदलाव की आवश्यकता है। और एक तरफ हाल ही में एक खबर आई थी गवर्नर को हमारा अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 200 यह आज़ादी देता है कि उसको अधिकार है कि वो किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है अपनी मंजूरी के लिए। परंतु कौन सी मंजूरी दी गई? अभी तमिलनाडु के गवर्नर ने 12 बिल अपने पास रख लिए, जिसमें से 2 बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रख दिए और 10 बिल अपने पास ही रख लिए। और उसके बाद जब लोकसभा से विधानसभा से दोबारा पास हुए तब भी उसको मंजूरी नहीं दी गई। तो वो विकास के कार्य में उसको विधेयक को लेकर आए थे, तब जब उस विधेयक को लेकर आए थे तो सर क्यों मंजूरी नहीं दी गई? तो क्या हमारे संविधान को उसके लिए उत्तरदायित्व निश्चित नहीं करनी चाहिए थे? वहाँ पर भी उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान लेकर आते कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यह भी तो जरूरत थी हमारे संविधान को लिखने की, परंतु यह संविधान की जो आज जो हो रहा है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। और हम कहते हैं क्या कहते हैं हाँ, और 3 साल की और अवयस्क की जो सजाएं होती है वो माफ़ कर दी जाती है। मतलब अभी हाल ही में केस हुआ था जिसके अंदर इसने 2 बाइक सवार को मार दिया था और हत्या करने पर उसको सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने को दिया गया था, और 300 शब्द के निबंध के बाद उसको छोड़ दिया गया था। तो पूना में हुआ था। तो फिर ऐसा करके हम कौन सा हम सजा दे रहे हैं? इस तरीके से तो और ज़्यादा हम मुकदमे दर्ज होंगे, और मुकदमों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसमें सुनवाई नहीं होती, और इस तरीके से समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी। फिर हम कैसे कह सकते हैं हमारे देश का विकास होगा? फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है, युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है। अरे हमें प्रावधानों की आवश्यकता है, कुछ ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता
सकता है। अगर कड़ी से कड़ी कानूनों की व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित तौर पर हर युवक सही मार्ग पर चलेगा और वह सोचेगा कि अगर मैं यह कार्य करता हूँ, यह गुनाह करता हूँ, तो मेरे लिए क्या सजा होगी और क्या सजा के प्रावधान होंगे। और जब 3 साल की बेटी के साथ रेप कर दिया जाता है तब भी उसको अवयस्क ठहरा दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनकी सजाएं माफ कर दी जाती है, उनके लिए सजाएं कम कर दी जाती हैं। तो अब युवाओं की उम्र के हिसाब से भी उम्र के हिसाब से भी उनकी जो सजाएं है वो कम कर दी जाती है। तो जब ये बताओ, जो अवयस्क वो गुनाह कर सकता है, तो अगर वो गुनाह कर सकता है तो उसके ऊपर मुकदमा भी तो उतना ही दर्ज होना चाहिए, सजा भी उसके लिए उतनी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर सजा कम कर देते हैं तो इससे उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे जाकर भी यह कार्य और अच्छी तरीके से करेगा। और फिर इससे क्या, क्योंकि जड़ें तो खराब हो गई हैं, वो अच्छा युवा तो नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको पहले से पहले कड़े प्रावधान लाने होंगे, जैसे दूसरे देशों में होता है। दूसरे देशों में तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती है जब गुनाह मंजूर हो जाता है कि हाँ इसी व्यक्ति ने गुनाह किया है। तो आवश्यकता है बदलाव की, आवश्यकता है उत्थान की और आवश्यकता है वैश्विक स्तर पर हमारे देश का लोहा मनवाने की। इसलिए आज हम कहते हैं कि संविधान भारत युवाओं की आकांक्षा में खरा उतरा है या नहीं है, तो इसके निष्कर्ष पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बदलाव चाहिए और संविधान को मजबूती चाहिए और इसको लचीलेपन से दूर करना होगा, जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब आयुष जी बताएंगे हमको कि आपकी क्या राय है इस बारे में। संविधान कोई वस्तु नहीं है, संविधान कोई बर्तन नहीं है। संविधान एक जीती जागती आत्मा है जो प्रतिदिन एक नए स्वरूप में आगे बढ़ती रहती है। उसमें हम वो प्रोग्रेसिव है, उसमें बदलाव होते रहते हैं समय परिस्थिति के हिसाब से। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश के जितने भी कानून थे सारे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून थे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून कैसे थे, उनके बारे में 2 मिनट बोलना चाहूँगा। जब पहली बार देश एक कंपनी के अंदर आया, जब इंडिया में पहली बार एक कंपनी का शासन लागू हुआ, तो देश ने ये जाना कि एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो कंपनी सीधे प्रॉफिट लॉस पे गेम खेलती है, तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट के फेवर में उन्होंने एक्ट बनाए, कानून बनाए, नियम बनाए, जिनके आधार पे उन्होंने देश को चलाया। उसके बाद जब भारत में जागरण शुरू हुआ, जब नेताओं ने इसके लिए गुहार लगाई, नेताओं ने सड़कों पर खून बहाया, तो उसमें सुधार हुआ। वो सुधार जो है आज के द्वंद्व हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा। 1947 के बाद के पहले भी 1935 का एक्ट आया था, उसको हम ध्यान से देखेंगे तो पढ़ेंगे, और उसके पहले भी देखते हैं। इक्वलिटी की बात आपने करी, इक्वलिटी पे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। भारत दुनिया का पहला ऐसा लोकतंत्र जिसने सार्वभौमिक मतदाता की बात करी। उसने महिला पुरुष जो 18 साल से ऊपर का था, पहले 21 साल से ऊपर का था, सबको उसने वयस्क का मतदान का अधिकार दिया। भारत एक पहला देश है, निसंदेह अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। दूसरा, भारत एक पहला देश है जिसने दुनिया में पहली बार इतने बड़े लोकतंत्र का चुनाव संपन्न करवा लिया, इतने अभाव के बाद में। भारत एक पहला ऐसा देश है जहाँ पर पूंजीपतियों से लड़ने के लिए एक फकीर विनोबा भावे जो धोती पहनकर भूदान आंदोलन करता है कि लोगों जमीन दान कर दो, जिससे समाज में इक्वलिटी आए। उस छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए और 1947 के बाद देश का स्वरूप बदल गया। लोग जो सत्ता में थे वो सत्ता में बैठे, उन्होंने कानून बनाए। तो जब देश का बंटवारा हुआ 1947 का, तो वहाँ पर 2 बातें हुई। 2 बातों में सबसे पहली बात ये थी, जब बंटवारा हुआ तो धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, और धार्मिक आधार पर बंटवारा होने के कारण जो आज भी हमारे देश में जो रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30, ये आज भी डिफाइन नहीं हो पाया ठीक से। हमको अधिकार मिल गया प्रार्थना करने का, अपनी स्पीच प्रेयर करने का, लेकिन प्रबंधन का अधिकार अभी भी सरकार के हाथ में है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को भी डिफाइन नहीं किया गया। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। लैंड, जब ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन की बात इंदिरा गांधी ने बड़े प्रावधान लगाए। सरदार पटेल ने देश को एकत्र किया, इंदिरा गांधी ने देश को सशक्त किया, उन्होंने ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर बंगाल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बंगा मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने
गांव अपने क्षेत्र के सारे जमींदारों को समाप्त कर दिया और लोगों में ज़मीनों का बंटवारा कर दिया। लेकिन इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो दौर आता है 1980 से 1970 से 1980 के बीच का वक्त। युवाओं के लिए तो बहुत खास था। यहाँ पर युवाओं के साथ अन्याय भी हुआ, देश में डिजिटल क्रांति आ रही थी। राजीव गांधी ने लड़कों की उम्र घटा दी कि भाई चलो 18 साल पे मतदान करो, क्योंकि युवा समझदार होने लगा था। लेकिन इसके साथ केस आता है साहबानों का, जो बोलता है नहीं नहीं, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं, मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है कि उन्हें गर्त में ढकेल दिया जाता है, 1000 साल पीछे कर दिया जाता है। तो संविधान का जो प्रावधान, अभी जो वास्तविक रूप से बात करें, इतिहास को छोड़कर करंट में चर्चा करें, तो हम ये देखेंगे कि हमारे देश में जो न्याय की प्रावधान जो हमारे दर्शन से आता है, गौतम के दर्शन से आता है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको अपने आंतरिक विचार के हिसाब से हम उस पर जजमेंट नहीं लेते। हम लेते हैं कि उसका कृत्य क्या है, वो कृत्य किस प्रकार किया गया। यदि उसका कृत्य अनजाने में हुआ है तो सिर्फ एक गलती है, चाहे वो कितनी बड़ी भी गलती हो। अगर अनजाने में एक बच्चा छत से गेंद फेंकता है और वो गेंद किसी के सर पे लगती है, उसकी मौत हो जाती है, तो हम उस बच्चे को फांसी पर लटका दें, ये कैसा न्याय है? तो न्याय का स्वरूप ऐसा है कि हमारे देश में सिर्फ हम अपराध को दंड देते हैं, ना कि व्यक्ति को। व्यक्ति का जो अपराध है, अगर मैंने चोरी करी है तो मेरा हाथ काट देना कहाँ का अपराध, कहाँ का न्याय है? फिर हमारे पास हाथ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे आगे जीवन सर्वाइव करेंगे? अगर हम गलती कर रहे हैं तो पहली गलती पर हमें लटका देना, ये तो किसी भी देश के कानून के खिलाफ है। ये कानून की भावना की अलग है, सामाजिक न्याय की भावना से विपरीत है ये। तो न्याय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपराधी को दंड करना है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति में अपराध है तो हम अपराध को दंड करेंगे, ना कि व्यक्ति को। दूसरी बात है इक्वलिटी की। रेप क्यों होते हैं इस जमाने में? रेप होते, हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था, हिटलर माय कैम्प उसकी बुक है, उसने अपनी किताब में लिखा था कि हम समाज को देखते हैं तो समाज में उन हर एक स्वरूप को, जैसे जो समाज के आज मनोरंजन के साधन है, टीवी, मोबाइल फ़ोन, मीडिया, जो भी है जिससे लोग ज़्यादा मशगूल हैं, उन चीज़ों पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि हम ये देख पाएँ, ये जान पाएँ कि हमारा समाज जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो पथभ्रमित ना करे लोगों को, वो एक सही डायरेक्शन में जाए। और जो हमारा कानून है, इसमें अभी प्रावधान हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता आई है, IPC को चेंज करके लाई गई है, जो उसका मूल आधार यही है कि हम सिर्फ अपराधी को दंड नहीं देंगे, हम अपराध को दंड करेंगे। किसी को रिहा करना, जेल से छोड़ना, ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो समाज में जाकर गलत काम करेगा। बहुत से जेल से छूटे हुए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश में बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं। भारत का हर एक नेता जेल से निकला हुआ है, वो क्रांतिकारी था उस समय। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तो हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जुडिशरी है, इन दोनों में कोई भी काम बहुत डिले होता है। तो इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हमारे देश में कोई भी न्याय के लिए इतना दिन तक वंचित कैसे रहे। न्याय जल्दी मिले और न्याय शुद्ध मिले। ऐसा ना हो गलती मैंने नहीं की और मेरे बदले किसी और को फांसी पर लटका दिया जाए। तो न्याय में डिले हो, देरी हो, लेकिन सही और अपराधी को ही दंड मिले, यही अपने न्याय की भावना है। तो देश और बात रही युवाओं के लिए मैं 4-5 पॉइंट अभी तुरंत कवर कर लेता हूँ। पॉइंट्स में क्या है कि सबसे पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस पर सरकारों को प्रावधान करने की जरूरत है। इसके लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है बहुत बढ़िया से। सरकार को ऐसा विधिक प्रावधान लाना चाहिए कि एक ऐसा पैनल बनाना चाहिए जो एक उसका लीड प्रेसिडेंट करे, वो ऐसी हो जैसे कि वो एक निष्पक्ष भावना से हो। जातिगणना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे ना हो कि वो जब कराएगी, जब उसके पास बजट हो कराएगी, वो सरकार हर 10 साल पे कराएगा, ताकि जातिगत जनगणना हो और जिससे कि सही डाटा मिले। और जातियों को कम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि एक भाईचारे की भावना है। अभी हमारे देश में जातियाँ इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जिसके सामने समाज छोटा पड़ जाता है। एक हिंदू मुस्लिम का कन्फ्लिक्ट तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, 1919 में देखते आते हैं। खलीफा की लड़ाई हुई थी तो भारत के सारे मुस्लिम एकत्रित हो गए थे।
भी देखते हैं कि राम मंदिर की एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन भारत के लिए एकत्रित कब होंगे ये लोग? जब भारत जब स्टैंड लेता है कि वी आर विद इसराइल, तो इंडिया के लोग खड़े हो जाते हैं कि वी आर विद फिलिस्तीन। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, अप्रोच की दिक्कत है कि लोगों की मेंटेलिटी पे सवाल करने चाहिए, ठीक है, और लोगों को ऐसा दर्शन पढ़ाना चाहिए, ऐसे जड़ों पर काम करने की ज़रूरत है जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश में राष्ट्र भावना बढ़े। और हम देखते हैं कि देश में रोहिंग्या लोग भर गए हैं, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग अप्रवासी घुसे पड़े हैं जो हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक डाटा और सर्वे में आया कि जितने रोड दिल्ली में, उत्तराखंड में, गुजरात में, बंगाल में, झारखंड में जितने रोड पट्टी पे जितनी दुकानें खोली हैं वो सारे प्रवासियों की हैं, जो बाहर से आए हैं, लीगल माइग्रेंट हैं। तो हमें इस पर काम करना चाहिए कि जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे क्राफ्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, मर्चेंडाइज है, उनको कम से कम भारत के लोगों को मिले और उनको जल्द से जल्द देश से निकाला जाए। जो रिसोर्सेज हैं उनको बचे। और सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे आना चाहिए एट एनी हाउ, ताकि पॉपुलेशन जब तक नियंत्रण नहीं होगा देश पे संसाधन बचाएंगे कैसे? अगर एक रोटी और 4 खाने वाले हो तो मारामारी तो हमेशा होगी, हम किससे लड़ेंगे? और जो उसमें सबसे मजबूत होगा वही उस रोटी का विजेता होगा। तो अभी फिलहाल देश में रिसोर्सेज कम है, तो अभाव है देश में, और अभाव के कारण कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, और उस विवाद को धीरे धीरे सरकार सबल होगी, समझेगी और आगे बढ़ेगी। जितना लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा, जितने चुनाव आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हमारा लोकतंत्र बढ़ेगा, प्रगाढ़ होगा, उतना धीरे धीरे कमियाँ कम होती जाएंगी। धीरे धीरे हम एक, हो सकता है मोदी जी का विजन था 1947, अरे 2047 तक एक शायद विकसित राष्ट्र बना पाए, तो शायद एक विकसित संविधान बना पाए जो सभी लोगों की कामनाओं पर उतरे। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ ये- कहना चाहूँगी। आपने अभी बोला कि बहुत सारे नेता जो है जेल में गए थे और उसके बाद उन्होंने वो क्रांतिकारी थे, फिर उनके बाद उन्होंने अच्छा बदलाव किया, लेकिन वो उस दौर की बात अलग थी। और आज के दौर में, आज के दौर में हमारी जो प्रशासन ADR की जो रिपोर्ट है ना, वो ये बताते हैं 44% ऐसे लोग होते हैं जो इस वाले मामले में उलझे हुए हैं। क्या जो रेप कर आया हुआ है वो रेप वाले दोषियों के लिए अच्छा संविधान, अच्छा नियम बना पाएगा? अभी एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, उसमें बोला था कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो पूरी तरह प्रतिबंध डॉक्टर अश्विनी कुमार उपाध्याय का था। मैं बहुत बढ़िया से चैनलों को देखता हूँ, न्याय को बहुत बढ़िया से जानता हूँ, समझता हूँ। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम वो तो सही कहते था, हैं वो कि बदलाव कर सकते हैं? नेता होना आसान नहीं है। जब एक नेता समाज में खड़ा होता है तो समाज के 4 लोग चाहते नहीं वो आगे बढ़े। बात उसको समाज के झूठे 4 मुद्दों में लोगों की उलझाते नहीं है, हैं। बात समाज की है कि वो बदलाव कैसे करेगा जब वो खुद ही भ्रष्ट है। तो वो एक राहुल गांधी जैसे नेता एक भ्रष्ट युवा दूसरे युवा को कैसे सही कर सकता है? मेरा प्रश्न ये है, एक भ्रष्ट युवा दूसरे युवा को भी भ्रष्ट ही करेगा। चलो ठीक है। मैं जवाब दे दूं इसका, युवा भ्रष्ट नहीं होता, कोई युवा भ्रष्ट नहीं होता है, संगति भ्रष्ट होती है, तो फिर ठीक है। संगति अगर हमारे देश का लीडरशिप मोदी जी हैं और राहुल गांधी हैं, ठीक है। अब देश जो है, देश राहुल गांधी और मोदी जी नहीं चलाते हैं, देश चलती है संस्थाओं से, देश चलते हैं बुनियाद से, देश चलती है, देश में इतने पिलर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, तो सब मिल के देश को चलाते हैं, कोई एक व्यक्ति देश को नहीं चला रहा है। और हम देखते हैं, अभी देखते हैं हमारे एक बड़े युवा देश के विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उन पर भी एलिगेशन है रेप के, उन्होंने भी रेप किया, उनकी शादी हो चुकी है। तो मीडिया और न्यूज और लोग, हम नहीं मानते कि लोग रेप करते हैं, लोग रेप करते हैं, लोग रेप होते रहेंगे, और जब तक धरती चल रही है तब तक रेप होंगे, कोई प्रावधान नहीं इसको रोकने का। सऊदी में भी होते हैं, इजराइल में भी होते हैं, चाइना में भी होते हैं, और अमेरिका में भी होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं, सारे देशों में रेप होते हैं। उनका कोई प्रावधान नहीं, सरकार नियम बनाती है, पर कानून जितने परसेंटेज हमारे भारत देश का, उतना परसेंटेज क्योंकि हमारे यहाँ फेक केसेस बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ केसेस नहीं बनाए जाते। अभी डॉक्टर का केस हुआ, उसको रेयर टू रेयर केस में क्यों नहीं रखा गया? कहते हैं कि आपने उसकी उम्र इतनी नहीं है, उसका उम्र के दायरे के हिसाब से प्रावधान बनाए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उम्र के दायरे के हिसाब से क्यों प्रावधान बनाए जाते हैं? उसने आपने बोला कि क्या कहते हैं उसकी मानसिकता, उसने अनजाने में, क्या वो इतनी बड़ी गलती डॉक्टर के साथ जो किया वो अनजाने में हो गया? एक सेकंड, लेट मी कंक्लूड, इट्स माय फाइनल वर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन अबाउट द टॉपिक। तो मेरा बात यह है कि अगर प्रावधान, कोई नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता, कोई नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, एक आधार में बनता है। कोई जनगणना एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, कोई नियम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बन ही नहीं सकता है। हम एक रिपोर्ट बनाते हैं तो 1000 लोगों की रिपोर्ट होती है, और 1000 में अगर 100 लोग
हमारे यहाँ बीमारियों के नाम नहीं पता, इतनी हजार बीमारियाँ हमारे देश में हैं, लेकिन वो एक आदमी के ऊपर होती है, 1000 में, लाख में 4 लोग होती है, तो उस बीमारी को हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनी है। स्पेशल केसेस आते हैं, अब शायद केसेस आते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि तो पहले मैं ये 1000 कहूँगा- केसेस होंगे, उसके बाद हम प्रावधान बनाएंगे, नहीं। पहले से हम सुरक्षित रखेंगे? नहीं, सरकार का काम ये है, जैसे कि हम देखे थे, संविधान की जो भावना होती है, सामाजिक न्याय, जो न्याय उचित है उस न्याय को देखते हैं। अगर देश जब कानून बन रहा है तो उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो तो कैसे सोचेंगे ऐसा प्रावधान हो? उस समय तो AI भी नहीं है, अब AI आया है। मैं बात उस समय की नहीं, मैं आज के समय की बात तो कर रही हूँ। आज के उस समय समय पर मैंने अगर- बोला अगर था कोई कि उस प्रावधान- समय दौर पे अच्छा था संविधान, लेकिन आज के दौर में नहीं है, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। समाज प्रोग्रेसिव है, संविधान खराब नहीं है, बढ़िया हो रहा है अब। तो और बदलाव की आवश्यकता है उसे अभी वो हमेशा बदलाव की आवश्यकता है, जब तक वही वो तो। संविधान और जिएगा। समस्याओं अगर हम देखेंगे भी तो हम कैसे बोल सकते हैं, उसके हाँ। लिए होना चाहिए। जब केसेस आते हैं तो सरकार उसमें स्टडी करती है, उसके लिए कमीशन बनता है, लॉ कमीशन स्टडी करता है कि हमारे संविधान में और क्या इम्पोर्ट की जरूरत है, और उस पर निष्कर्ष निकालता है कि ये जरूरत है, और उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। और फिर अभी इसके ऊपर अभी जो वो हुआ था कि उसने 2 बाइक सवार की हत्या कर दी थी, वो भी शराब के नशे में। वो जुवेनाइल था, Obvious- उसके लिए obvious जुवेनाइल था। कोर्ट तो बना हुआ है। 300 शब्द का निबंध कर उसको बरी कर दिया। बंद कर दो यार। चलो। Just conclude it. चलो Discuss नहीं ये करना। आगे अब भुवनेश्वरी जी बताएंगी, आप बताएं आपके क्या विचार हैं? तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो मेरे प्रतिपक्षी मित्र हैं वो अपने विषय वस्तु से भटके हुए हैं। तो मैं आपको विषय वस्तु बताना चाहूँगी कि क्या भारत का संविधान भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं पे खरा उतरा है। जैसा कि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, गलत आ गया नीचे। कोई सही होता है, कोई गलत होता है। तो मैं उसके विपक्ष में अपने तर्क देना चाहूँगी कि जैसा कि हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पे 65% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है। और जब भारत बात करता है विश्व पटल पर अपने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की, वहीं दूसरी ओर जो हमारा युवा है वो अपनी ही आकांक्षाओं और अपनी ही परिस्थितियों से ग्रसित है। महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमारा भारत की प्रस्तावना है वो बात करती है समानता की, न्याय की और स्वतंत्रता की। तब वो समानता कहाँ जाती है जब मंदिरों में VIPs को दर्शन करवा दिए जाते हैं, लेकिन एक आम नागरिक को नहीं। भारत में प्रस्तावना में बात किया जाता है न्याय की, तब वो न्याय कहाँ चला जाता है जब कोलकाता जैसे कांड हमारे सामने आते हैं, लेकिन कई सारे जो ऐसे कांड होते हैं जो कि न्याय के कटघरे में सामने ही नहीं आ पाते, न्याय के कटघरे में खड़े ही नहीं हो पाते। ये सिर्फ एक केस नहीं, न जाने ऐसे कितने ही केस हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं है, वो छुपे रह जाते हैं। हमारे जो संविधान है उसमें बात करी जाती है कि जो निर्धन व्यक्ति है उसको एक वकील मुहैया करवाया जाएगा न्याय के लिए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या लेकिन उसके बाद भी जो नागरिक होते हैं उनको सही उचित समय पे न्याय मिल पाता है? क्या उनको तारीखों पे तारीख नहीं दी जाती न्यायपालिका के द्वारा? और हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी की, समानता की और उसकी स्वतंत्रता की। तो क्या जब 1975 से 77 तक जब आपातकाल लागू करे गए थे, तब हमारा संविधान तो एक और तो बात करता है कि सबको समानता है, स्वतंत्रता प्राप्त है और न्यायपालिका उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगी। लेकिन जब वो प्रेस की स्वतंत्रता खंडित होती है उस समय पे, तब हमारी न्यायपालिका कहाँ चली जाती है जब बात होती है स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने की। और तो और हमारा जो संविधान है वो बात करता है कि जो